नमस्कार दोस्तों। तो आज के करंट अफेयर में आपका फिर से स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले अगर आपको इस टॉपिक की अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको इस डिस्कशन की पीडीएफ मिल जाए और आप उसका प्रॉपर रिवीजन कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक ये है कि मोहनजोदारो को डिस्कवर हुए 100 साल हो गए हैं। तो इसके उपलक्ष्य में हम पढ़ लेते हैं, यहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती हैं। यूपीएससी कभी कभी क्या करता है, किसी चीज को अगर 50 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं, 200 साल हो गए हैं, तो उसके डेप्थ में जाके वहां से प्रश्न पूछ सकता है। और ये लगातार यूपीएससी का ट्रेंड रहा है। वैसे यूपीएससी के ट्रेंड को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत पिछले प्रश्न को एनालिसिस करके उसके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को उस दिशा में ले जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको सबसे पहले 1922 में राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा। मोहनजोदारो का मतलब रहता है माउंट ऑफ डेथ। ठीक है, इसको वैली ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, इन सिंधु नदी के किनारे, मतलब कि इंडस नदी के किनारे ये सभ्यता थी, तो इसका नाम पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हमारी सभ्यता जो विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताएं थी उनके उनके समक्ष है, उनसे कई मायनों में भी आगे हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सिंध नदी पाकिस्तान के उस क्षेत्र में है, और भारत के वाला जो एरिया है इंडस नदी के आसपास वाला, वहां पे हमको ये देखने को मिलती है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? इसको दो टीलों के रूप में एक मिलता है स्मॉलर बट हायर, हमको देखने को मिलता है किला टाइप का, और दूसरा हमको लार्जर लेवल पे देखने को मिलता है, लेकिन उसको हमें छोटे लेवल पे वो देखने को मिलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक टीला ये है और एक टीला ये है। तो सामान्यतः इनमें दो टीले हमको देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो ऊपर वाला टीला है, यहाँ पे प्रशासक वर्ग रहते थे और उच्च कोटि के लोग यहाँ पे रहते थे, जबकि यहाँ पे जो सामान्य जन है वो यहाँ पे निवास करते थे, अपना जीवन यापन यहाँ पे संचालित करते थे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ की जो सिटी है, प्लान्ड सिटी हमको देखने को मिलती है। एंसेंट टाइम की जो हमारे वर्तमान समय में हमको चंडीगढ़ में देखने को मिलती है, वही सिस्टम हमको आज इसमें, मतलब कि प्राचीन टाइम में हमें हमें देखने को इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको देखने को मिला। यहाँ पे बाथरूम देखने को मिलते हैं, टॉयलेट देखने को मिलता है, और स्पेशल ड्रेनेज सिस्टम भी हमको देखने को मिलता है। और जो रोड और स्ट्रीट होती थी वो ग्रिड पैटर्न पे रहती थी। ग्रिड पैटर्न का मतलब है कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती थी। जैसे वर्तमान में जो प्लान्ड सिटी है हमको चंडीगढ़ देखने को मिलती है, जिसमें रोड्स हैं, स्ट्रीट हैं, वहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे, मतलब राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। और उनमें काफी महत्वपूर्ण चीज हमको ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको देखने को मिली। ठीक है, काफी पर्यावरण को महत्व दिया जाता था, पानी की स्वच्छता पे महत्व दिया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं। और जो टीले होते थे उनका पर्पज ये होता था कि उनको कभी कभार उनको वेयर हाउस, ग्रेट बाथ के रूप में भी हमको देखने को मिलते थे। यहाँ पे कई स्टेचू देखने को मिले हैं। डांसिंग गर्ल स्टेचू हमको देखने को मिला है, पशुपति सील हमको देखने को मिली है, और कई बियर्ड मैन की हमको मूर्ति देखने को मिली है। लार्ज ग्रेनरी हमको देखने को मिली है, और ऐसी कई चीजें हमको देखने को मिली हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय में अध्ययन करने लायक है। जैसे डांसिंग गर्ल हमको ये देखने को मिली है, बियर्ड मैन हमको ये देखने को मिला है, प्लान्ड सिटी हमको ये देखने को मिली है। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम हमको देखने को मिला है, पशुपतिनाथ की जो कॉइन है वो हमको देखने को मिला है, ये वाली। तो ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, अभी भी क्या है, इस पे शोध वगैरह चल रहे हैं, तो इसको हमें देखने की आवश्यकता है। हमारे अगर हम इसकी लिपि को पढ़ लें तो हमारे लिए और भी संभावनाएं पता चलेंगी कि क्या क्या है। अभी भी इसमें कई अनकही कहानियां इसमें छिपी हुई हैं, तो इसके संदर्भ में हमें बात करने की आवश्यकता है।
ठीक है। अब जो नई साइट हमको डिस्कवर हुई वो हमको राखीगढ़ी देखने को मिली। फिर इधर आपको धौलावीरा देखने को मिली, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लोथल आपको इधर डॉकयार्ड देखने को मिला, मोहनजोदारो इधर, कालीबंगन, हड़प्पन। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण साइट हैं, लेकिन इसके अलावा हमको कुछ और भी देखने को मिलती हैं। जैसे आप इधर जाएंगे आपको लोथल देखने को मिलेगा, डॉकयार्ड। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, इसलिए इसको हमने पहले भी कई बार पढ़ा है। एक रंगपुर और डॉकयार्ड मिलेगा आपको इधर देखने को मिलेगा। दूसरा आपको धौलावीरा, सुतकोड़ा, ठीक है। दूसरा आपको सुतकांगे डोर, मोहनजोदारो, कोट तीजी, चंदूड़ो, हड़प्पा। ठीक है, इधर आपकी ये वेस्टर्न की सबसे लास्ट वाली साइट है आलमगीर। ठीक है, और इधर आपको ऊपर देखने को मिलेगी, इधर आपको देसलपुर देखने को मिलेगा। तो ये सारी कुछ महत्वपूर्ण साइट हैं, इनको आप एक बार ध्यान रखिएगा। इनकी रिस्पेक्टिव लोकेशन आप याद रखिएगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपसे यहाँ से प्रश्न विथ लोकेशन आ सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा। कौन सी साइट किस रिवर के किनारे है, तो इसको भी याद रखिएगा। आपसे मैच द फॉलोइंग में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट। तो राखल दास जी बनर्जी के बारे में जानते हैं। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर थे। इनने एक पब्लिकेशन किया प्राचीन मुद्रा इस 1914 में, जिसका मतलब था इनने स्टडी की किसकी, नुमिस्मेटिक की। नुमिस्मेटिक का मतलब रहता है स्टडी ऑफ कॉइन, सॉरी। तो कॉइन के बारे में इनने अध्ययन किया। इस शब्द को याद रखिएगा, नुमिस्मेटिक का मतलब रहता है स्टडी ऑफ कॉइन। सेवरल यहाँ पे मोनोग्राफ हमको देखने को मिले। बंगाली इंग्लिश के कई नॉवेल्स इस पे इन्होंने लिखे। ठीक है, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एंसेंट इंडियन हिस्ट्री कल्चरल के टीचर हमको देखने को मिले। तो अब हम पढ़ लेते हैं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये काम करता है। आर्कोलॉजिकल रिसर्च, प्रोटेक्शन, एक्सप्लोरेशन, एग्जीक्यूशन, कंजर्वेशन, मेंटेनेंस के बारे में बात करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। 1861 को इसको सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनघम ने इसको इस्टेब्लिश किया, इसलिए इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी भी बोलते हैं इनको। ठीक है, तो इस स्पेशल बात को आप याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की 100% संभावना है। ठीक है, गुरु तेग बहादुर चर्चा में है। इनके शहीदी दिवस इनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये सिख के 9वीं गुरु थे। इनका जन्म 21 अप्रैल 1621 को माता नानकी एवं गुरु हरगोविंद के यहाँ हुआ, और जो कि 6 गुरु हमको देखने को मिलते थे। ठीक है, इन्हें कंसेप्ट दिया वॉरियर संत का। आफ्टर गुरु रामदास के बाद इन्हीं जो गुरु की परंपरा थी सिख में, वो क्या हो गई, एक मतलब कि वंशानुगत हो गई। मतलब कि जो पुत्र का कोई अगर गुरु है, उनका पुत्र भी क्या बन जाएगा, आगे चलकर गुरु बनेगा। औरंगजेब ने जब रूलिंग की, मुगल एम्पायर का था, तो इनने गुरु तेग बहादुर के टाइम पे इनने काम किया। इनने सदुक्कड़ी और ब्रज लैंग्वेज को आपस में मिक्स किया। ढाका राजा राम सिंह के यहाँ इनने अहोम किंगडम के मध्य इनने ट्रीटी करवाई। गुरुद्वारा डुबरी साहिब बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्रा है, इनके याद में है, पीस अकॉर्ड हुआ। और गुवाहाटी कामाख्या मंडल जो टेम्पल है, जो हमको असम में देखने को मिलता है, उसके सम्मान में बात हुई। ठीक है, दूसरा जैसे हमने पढ़ा, इनने क्या किया, मैनी प्लेसेस पे इनने विजिट किया नॉर्थ इंडिया में। उसके अलावा इनने असम, ढाका के यहाँ भी इनने विजिट किया। लंगर व्यवस्था वॉल्स को इनने कम्युनिटी किचन का कंसेप्ट दिया, पुअर हंगरी को खत्म करने के लिए। पुअर जो गरीब लोग हैं और जो भूखे लोग हैं, उनकी समस्या को दूर करने के लिए। ठीक है, राजा राम सिंह औरंगजेब के मध्य इनने जो किंग ऑफ अहोम था जो असम में, तो उनके मध्य इनने ट्रीटी के लिए प्रोत्साहित किया, उनके मध्य ट्रीटी स्थापित हुई। कश्मीर में इनने नॉन मुस्लिम के क्षेत्र में विजिट किया। गुरु तेग बहादुर की जो कुछ हिम्स हैं, मतलब कि कुछ उनके वाक्य हैं, कुछ उनकी बातें हैं, तो उनको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई हैं। और इनने आनंदपुर सिटी को पंजाब में इस्टेब्लिश किया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है।
टीपू सुल्तान चर्चा में है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी है। इनका जन्म 10 नवंबर 1750 को फादर सुल्तान फतेह अली साहब के यहाँ हुआ। ठीक है, जो देवन हाली है, जो वर्तमान समय में जिसको हम बेंगलोर बोलते हैं, हैदर अली। ठीक है, इनको हिंदू रूलर मतलब कि इनको टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। और मराठा मैसूर के मध्य जब वार हुआ तो इसको रोकने के लिए इन्होंने ट्रीटी ऑफ गजेंद्रगढ़ की, तो इस ट्रीटी को याद रखिएगा। बाद में थर्ड एंग्लो मैसूर हुआ जिसमें ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसके माध्यम से जो मैसूर की कुछ टेरिटरी थी वो ब्रिटिश सरकार ने एक्वायर कर ली, एनेक्स कर ली। और फोर्थ एंग्लो में जो मैसूर वार हुआ उसमें ब्रिटिश तो था ही सामने, ब्रिटिश मुख्य रूप से था, लेकिन ब्रिटिश को सपोर्ट किया किसने? मराठा ने, निजाम ऑफ हैदराबाद ने। तो इनके माध्यम से टीपू सुल्तान को अंतिम रूप से पराजित किया गया और उनके राज्य को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। तो ये वर्तमान में टीपू सुल्तान वर्तमान समय में ब्रिटिश के द्वारा जो फूट डालो और राज करो की नीति की गई वो हमें इस युद्ध में मैसूर के साम्राज्य और मराठा निजाम ऑफ हैदराबाद के मध्य स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलती है। अगर ये तीनों इकट्ठे होते, एक साथ रहते तो ब्रिटिश क्या हमारे देश पे राज कर पाते? क्या ब्रिटिश क्या मैसूर के टीपू सुल्तान को हरा पाते? बिल्कुल नहीं हरा पाते। तो इन तीनों ने मिलकर क्या किया, उस टाइम की कुछ तत्कालीन परिस्थितियां जो भी रही हों, इनके माध्यम से हमने टीपू सुल्तान को, जो कि मैसूर का टाइगर उनको बोला जाता था, तो उसके हमने खो दिया। ठीक है, और उनकी जो लेगेसी थी वो वहां पे खत्म हो गई, इस बात को ध्यान रखेंगे। इनने कई फॉरेन स्टेट में अपने दूत मंडल भी भेजे, ब्रिटिश के खिलाफ ऑटोमन साम्राज्य में भेजा, अफगानिस्तान में भेजा, फ्रांस में भेजा, ब्रिटिश के अगेंस्ट। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अपनी मिलिट्री को काफी इनने महत्व दिया, मिलिट्री पे अधिक से अधिक इनने फोकस किया। ठीक है, फ्रांस से अधिक प्रभावित थे नेपोलियन के, जो नेपोलियन जिस शाखा का व्यक्ति था उससे जुड़े। ठीक है, जिसको जैकोबियन बोलते हैं। अब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन चर्चा में है तो हम इसको पढ़ लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया। संवैधानिक संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के अतिरिक्त इसमें 10 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। इनको प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन इनकी जो अनुशंसा है, जो नॉमिनेशन है, एक कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं और अपोजिशन लीडर होता है, मतलब लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर हमको देखने को मिलता है, वो इसमें शामिल रहता है। ठीक है, लोकसभा का यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं और प्राइम मिनिस्टर के मतलब कि इस कमेटी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसको अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। पहले क्या था, इनका टेन्योर 5 साल का था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में इसमें अमेंडमेंट करके कहा कि इनका टेन्योर जो भी मतलब कि रूल और रेगुलेशन है, जो भी सेवा शर्तें हैं, हम डिसाइड करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, उन दोनों के बारे में हम बात करेंगे। और इस पे मुद्दा भी बना कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस आरटीआई को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, राज्यों के जो संघीय ढांचा है उसको तोड़ने का प्रयास कर रही है, किसी भी मतलब कि एक्ट में अपने आप संशोधन करने का बात करते हैं। ठीक है, और 65 साल तक ये अटेंड कर सकते हैं कोई भी पद अपना, और इनको रीअपॉइंटमेंट का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, दूसरा इनकी पावर क्या होती है, आरटीआई से संबंधित कोई भी अगर कंप्लेंट रिसीव होती है उसकी इंक्वायरी करते हैं, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के तहत। ठीक है, स्यूमोटो आधार पे भी अपना ये एक्शन ले सकते हैं, स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, इनको सिविल कोर्ट की सारी शक्तियां इनको पास उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, 2019 में क्या अमेंडमेंट किया गया वो हम पढ़ लेते हैं। पहले यह प्रावधान था कि चीफ इंफॉर्मेशन जो कमिश्नर है उसका टेन्योर 5 साल तक रहता था, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन किया, कहा कि हम इनके, चाहे वो सेंट्रल का इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या फिर स्टेट का, उनको हम क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्या करेगी, उनकी सैलरी सेवा शर्तों को निर्धारित करेगी।
अब इनका टेन्योर 5 साल का नहीं है। पहले इनके लिए जो CIC होता था, इनका पे इक्विवेलेंट होता था, जो हमारा चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है सेंटर गवर्नमेंट के, उसके इक्विवेलेंट। लेकिन बाद में इस प्रावधान को हटा दिया, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसको डिसाइड करेगी। पहले यह प्रोविजन होता था, मान लो कोई व्यक्ति है, उसको पेंशन 50,000 रुपए मिल रही है और वो इस पद पे नियुक्त हो गया, तो मान लो उसकी 1 लाख तनख्वाह है, तो 1 लाख में से 50,000 माइनस करके उसको केवल 50,000 रुपए ही दिए जाएंगे। ठीक है, पेंशन जो अमाउंट उसको मिल रहा है उसकी सैलरी में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन इस प्रोविजन को अब हटा दिया गया है। ठीक है, इस बात को आप देख सकते हैं। तो 3 प्रोविजन इसमें चेंजेस किए गए थे, इसको आप ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। कुकी चिन्स समुदाय चर्चा में है। ये मिजोरम में हमको 270 मेंबर हमको देखने को मिले। ऑफिशियल क्या है, डिस्प्लेस्ड पर्सन है। ठीक है, और भारत में रिफ्यूजी से संबंधित कोई अभी लॉ नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये मिजो हिल्स में हमको देखने को मिलते हैं। विद इन इंडिया बांग्लादेश म्यांमार का जो बॉर्डर देखने को मिलता है, इस एरिया में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चिन पीपुल म्यांमार मिजो पीपुल से संबंधित इनकी क्या रिलेटेड सिमिलरिटी हमको देखने को मिलती है। क्रिश्चियंस हैं, चिटगांव हिल्स में देखने को मिलते हैं, और विथ मिजो पीपल के साथ इनकी एथनिक आइडेंटिटी हमको देखने को मिलती है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये कुकी होमलैंड है। ये आपको इंडिया में देखने को मिलेगा, बांग्लादेश में देखने को मिलेगा, म्यांमार में देखने को मिलेगा, और स्पेशली मिजोरम मणिपुर क्षेत्र में स्पेशली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 270 से अधिक कुकी चिन्स हमको, ये समुदाय हमको देखने को मिलता है। डिस्प्लेस्ड समुदाय है, इसको गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया है कि ये क्या लोग हैं, डिस्प्लेस्ड है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मिजोरम कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है, टेम्परेरी शेल्टर इनको दिया गया है। बांग्लादेशी कुकी चिन रिफ्यूजी हैं, और इनको एक टाइम के बाद वापस इनको अपने स्टेट भेज दिया जाएगा, ताकि इनके ऊपर कोई, मतलब कि जो अभी वर्तमान में कोई घटना हो रही होगी वो इनके ऊपर ना हो। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। काली टाइगर रिजर्व चर्चा में है, जो कि हमको कर्नाटक में देखने को मिलता है। कर्नाटक के उत्तरी जो कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हमको देखने को मिलेगा। और ये 2 मिलकर बनता है, इसमें 2 इंपोर्टेंट प्रोटेक्टिव एरिया हमको देखने को मिलेंगे। एक डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, अंसी नेशनल पार्क हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और डंडेली और अंसी नेशनल पार्क हमको सिंगल ट्रैक्ट प्रोटेक्टेड एरिया है, जो कि वेस्टर्न घाट में काफी सेंसिटिव रूप से इसको देखा जाता है। बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर, इंडियन एलिफेंट हमको देखने को मिलेंगे। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है। काली रिवर यहाँ से होके गुजरती है, काली टाइगर रिजर्व से, तो इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी भी काफी चर्चा में है, इसलिए चर्चा में था। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी क्या है, इस बात को पढ़ लेते हैं कि एक नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी एक स्टेचुरी बॉडी है। 2005 में इसको स्टेब्लिश किया गया, टाइगर टास्क फोर्स के अंतर्गत इसको रिकमेंडेशन के आधार पर इसको स्टेब्लिश किया गया। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया। इसकी जो चेयरमैनशिप इसके रहता है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट का जो मंत्री रहता है, मिनिस्टर रहते हैं, वो इसको अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें 8 एक्सपर्ट मेंबर भी रहते हैं, और क्वालिफिकेशन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से होनी चाहिए, वेलफेयर से होनी चाहिए। 3 एमपीज भी हमको देखने को मिलते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इंचार्ज प्रोजेक्ट टाइगर का रहता है। एक्स ऑफिशियल मेंबर सेक्रेटरी रहता है। ये हमें इसकी संरचना हमको देखने को मिलती है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और जो भी हमारे देश में अभी चीता से संबंधित जो भी री इंट्रोडक्शन प्लान है, जो कूनो नेशनल पार्क में हुआ है, वो सारा काम कौन देखता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी देखती है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। जैसा आप देख पा रहे हैं, काली टाइगर रिजर्व ये हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बस इसकी लोकेशन याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कुछ महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। जैसे आपको राजस्थान में रणथंबोर देखने को मिलेगा, पेंच महाराष्ट्र में भी देखने को मिलेगा, और मेलघाट में भी आपको एमपी में भी देखने को मिलेगा। तड़ोवा अंधेरी आपको इधर देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र में सह्याद्री इधर देखने को मिलेगा। दांडी एनसी आपको इधर कर्नाटक में, बांद्रा इधर देखने को मिलेगा।
नागरहोल आपको कर्नाटक में, परम्बिकुलम आपको केरल में, पेरियार केरल में देखने को मिलेगा, अन्नाईमुड़ी, मधुमलाई और बांदीपुर ये आपको इधर देखने को मिलेंगे। ये बांदीपुर आपको जंक्शन पे देखने को मिलेगा, कर्नाटक केरल और यहाँ पे। मधुमलाई, अन्नामलाई, नागार्जुन आपको आंध्र प्रदेश में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, उदंती सिदंती आपको छत्तीसगढ़ में, ठीक है। सतकोसिया, सिमलीपाल, सुंदरबन, दम्फा मिजोरम में, काजीरंगा इधर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको बुक्सा पश्चिम बंगाल में, मानस, नामेरी, ठीक है, पक्के आपको अरुणाचल प्रदेश में, फिर काजीरंगा, फिर आपको नामदफा। तो इनको आप याद रखिएगा, आपकी लोकेशन से याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न लगभग आते रहते हैं, आगे भी आने की संभावना है। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी ऑफ एनिमल एक्ट 1960 चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग ने इसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए क्या किया है, प्रपोज किया है कि इसमें अमेंडमेंट करिएगा। लेकिन हमारे लिए वर्तमान में महत्वपूर्ण है, इसको सर्वप्रथम 1960 में लाया गया और इसके तहत एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई जो कि स्टैच्यूटरी एडवाइजरी बॉडी है। और स्टार्टिंग में इसको रुक्मणी देवी अरुणडले ने इसकी स्थापना की। इसमें 28 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट के तहत एनिमल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1962 में इसकी स्थापना की गई। सेक्शन 4 के तहत इसकी स्थापना की गई और शुरुआत में हमको रुक्मणी देवी अरुणडले की इसकी अध्यक्षता देखने को मिली और इसमें 28 मेंबर हमको देखने को मिलते हैं। इसके हेडक्वार्टर हमको चेन्नई में देखने को मिलता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस रहता है हमको 3 साल का हमको देखने को मिलता है। मार्ग पोर्टल चर्चा में है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री ने इसको, इंटरनल ट्रेड ने इसको लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य ये है कि जितने भी स्टार्टअप हैं और स्टार्टअप को क्या करना, सपोर्ट करना, मेंटरिंग करना, ठीक है, एडवाइजरी करना, असिस्टेंस देना, रेजिडेंस करना, ग्रोथ करना, फंडिंग से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण रास्ते बताना और कुछ भी मतलब कि सलाह मशवरा करना ताकि इनमें कोई दिक्कत ना हो, हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर आगे बढ़ सके, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल चर्चा में है। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट और इसको ऑस्ट्रेलिया वाटर पार्टनरशिप के द्वारा इसको चलाया जा रहा है। नेशनल हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के तहत है और इससे संबंधित जो वाटर से संबंधित जो यंग व्यक्ति हैं उनको वाटर से संबंधित स्किल दी जाएगी ताकि वो लोगों को जागरूक कर सकें, वाटर का एफिशिएंट रूप से उपयोग कर सकें, उसमें कोई समस्या ना हो वर्तमान और फ्यूचर में पानी से संबंधित, वाटर से संबंधित कोई समस्या हमको देखने को ना मिले, इसलिए चर्चा में था। इसको याद रखिएगा। सपोर्ट किसका है? ऑस्ट्रेलिया सरकार का है। नेशनल गोपाल रतन अवार्ड चर्चा में है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी ने इसको अनाउंस किया है और हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है लाइव स्टॉक के क्षेत्र में, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको गोकुल मिशन के अंतर्गत इसको दिया जाता है ताकि जो इंडिजीनियस जो ब्रीड हैं, जैसा आपकी यहाँ देख पा रहे हैं, उनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरा, रोहिणी 20 रॉकेट अभी सक्सेसफुली लॉन्च किया है और इसका मेन उद्देश्य रहता है साइंटिफिक कम्युनिटी की जो कम्युनिटी रहती है उनके लिए महत्वपूर्ण रहता है, मीटरोलॉजिकल महत्वपूर्ण रहता है, एस्ट्रोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण रहता है और स्पेस फिजिक्स के लिए काफी महत्वपूर्ण इसमें अध्ययन हम इसके माध्यम से कर पाते हैं। फर्स्ट रॉकेट जो इंडिया ने 1963 में लॉन्च किया इंडिया से, अमेरिकन नाइक अपाचे से संबंधित था, लेकिन जो हमने अपना वर्जन लॉन्च किया RS-75 था 1967 में, अभी हमने RS-200 भी लॉन्च कर दिया है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। RS-75 1967, RS-75 169, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है? रोहिणी रॉकेट है जिसको साउंड रॉकेट भी हम बोलते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, अग्नि मिसाइल चर्चा में है, इसको लॉन्च किया गया है अग्नि 3 को। ये क्या है? इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है, इसकी रेंज हमको 3000 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलेगी। कैपेबल जो कैरिंग कैपेसिटी पेलोड की है और 1.5 टन हमको देखने को मिलेगी और इंडिया की न्यूक्लियर वेपन सिस्टम की डिलीवरी करने में ये क्या है? सक्षम है। इसको इंटीग्रेटेड गाइड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा बनाया गया और 5 मिसाइलों में से एक मिसाइल है, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी,
आकाश, नाग, त्रिशूल, अग्नि मिसाइल हमको इस प्रोग्राम के तहत देखने को मिलेगी। पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, आकाश मीडियम रेंज है, नाग थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, एंटी टैंक, त्रिशूल आपको शॉर्ट रेंज लो लेवल पर देखने को मिलेगी, अग्नि हमारी इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल हमको देखने को मिलेगी, और इसमें अग्नि 5 पे अभी हमारा काम चल रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, दो तरह की मिसाइल्स हमको देखने को मिलती हैं, एक हमको ब्लास्टिक देखने को मिलेगी, एक आपको क्रूज देखने को मिलेगी। तो ब्लास्टिक का आपको पाथ ये देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर में से होकर जाएगी, तो उसको ट्रैक करना आसान रहता है, इजिली ये जो हमारा जो सोनार सिस्टम रहता है उसके माध्यम से इजिली इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। जबकि जो आपकी क्रूज मिसाइल है इसका पाथ क्या होगा, जिगजैग टाइप का होगा, तो इसके सोनार के द्वारा इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां से प्रश्न बन सकता है, इन दोनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये वाला जो रूड आप देख पा रहे हैं ब्लास्टिक मिसाइल का है, और ये वाला रूड आप देख पा रहे हैं ये रूड किसका है, क्रूज मिसाइल का है। तो क्रूज मिसाइल में आप ब्रह्मोस देख पाएंगे, और इस ब्लास्टिक मिसाइल में जो हमारा इंटीग्रेटेड जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम है जिसके तहत आपको अग्नि देखने को मिलेगी, आकाश देखने को मिलेगी, वो इस प्रकार की मिसाइल आपको देखने को मिलेंगी। गुट्टी कोया आदिवासी चर्चा में है, इन्होंने अभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मार दिया है, इसलिए चर्चा में थी। और ये इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में हमको देखने को मिलेगी, कोया लैंग्वेज बोलते हैं। जो द्रविडियन जो लैंग्वेज है उससे संबंधित, जो गोंडी है उससे संबंधित हमको देखने को मिलेंगे। 1880 में कोया विद्रोह हुआ, रेवोल्यूशन हुआ, जो कि ठीक है, इस बात को यूथ जो टामा डोरा थे उनके स्थान पे हमको देखने को मिला। गरुण शक्ति एक्साइज है वो चर्चा में है, इंडिया और फ्रांस के मध्य हमको देखने को मिलेगी, नहीं, इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य हमको देखने को मिलेगी। इंडिया और फ्रांस के मध्य हमको शक्ति एक्साइज देखने को मिलेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे यहां से। और इन एक्सरसाइज को आप क्या करेंगे, एक बार पॉज करके एक बार देख लेंगे। जैसे संप्रीति आपको इंडिया बांग्लादेश, मित्र शक्ति आपको इंडिया श्रीलंका, मित्र एक्सरसाइज आपको इंडिया थाईलैंड, वज्र परिहार आपको इंडिया यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए, नॉर्मेडिक एलिफेंट आपको इंडिया मंगोलिया, ग्रहण शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, धर्मागार्जन इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, और कॉर्पोरेट एक्सचेंज इंडिया थाईलैंड। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, लेस पैरागेस चर्चा में है। अभी हमारा 2024 का जो ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम होने वाले हैं पेरिस में, उसका मास्कोट नियुक्त किया गया है, 2 लिटिल फीमेल है, इस बात को ध्यान रखेंगे जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और एक इंसेंट कंट्री थी हमारी पेरेगिया, जो कि मॉडर्न टर्की है, उससे संबंधित है, फ्रेंच रिवोल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे, इस बात को आप यहीं आप देख पा रहे हैं, छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। कोड ऑफ कंडक्ट साउथ चाइना सी के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने बोला है कि इस क्षेत्र के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाइना बोलता है, जैसे फिलीपींस ने बोला ये हमारा एरिया है यहां तक अनक्लोज के रूल के तहत, लेकिन वियतनाम में ने बोला ये हमारा एरिया है, मलेशिया ने बोला ये हमारा एरिया है, यहां तक हम अपना अधिकार रखते हैं। लेकिन बाद में चाइना आया कि इन्होंने आप में से किसी का नहीं है, ये पूरा हमारे एरिया है, तो इसको बोलते हैं 9 डैश लाइन। तो इसी के संदर्भ में ये देश बोलते हैं कि इसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, इसमें किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलना चाहिए, स्पेशली जो पार्सल आइलैंड है, स्पार्टली आइलैंड है। ठीक है, इसको चाइना के द्वारा यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए जा रहे हैं और मिलिट्री बेस बनाने की तैयारी बोलती है। और ये देश बोलते हैं कि हमारी संप्रभुता का क्या हो रहा है, हमारी जो सॉवरेनिटी है वो उसका क्या हो रहा है, हनन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारे नियमों को कौन देखता है, अनक्लॉज देखता है, यूनाइटेड नेशन कन्जर्वेशन ऑन लॉ ऑफ सी, इसको लॉ ऑफ द सी टी भी बोलते हैं। इसका सिग्नेचर इन्होंने 1982 में की है, फोर्स में 1994 में आई। और गाइडलाइन देते हैं कि जो भी हमारे मरीन रिसोर्सेस हैं, ओशियन से संबंधित जो भी वर्ल्ड के ओशियंस हैं, उनके संदर्भ में आप किस उनका उपयोग करेंगे ताकि पर्यावरण रूप से उनका सतत उपयोग किया जा सके। इंडिया ने इसको रेक्टिफाइड कर दिया है, इंडिया मेंबर कंट्री है। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और लगातार
देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।